गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स के यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक लंबी मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जहां पर हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप कराएंगे। ये सभी प्रश्न जो हम आज आपको कराएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी को इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए। आज के इस लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप किए हैं। गाइस, आप सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को देखिए। 100% मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में क्लास में ही जो चीज़ें हम कराएं आपको याद हो जाए। इसके लिए आप सभी लोग अपनी कॉपी के बीच से एक पेज निकाल लीजिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में जो चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बहुत स्लो कराऊंगा, ताकि आपको लिखने का समय मिले। तो साथ साथ में लिखते चलिएगा। अगर लिखे रहोगे तो आज के 2-3 दिन बाद आप उन चीज़ों को एक नज़र से देख लीजिएगा, चीज़ें आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो सभी लोग अपने बीच की कॉपी से एक पेज निकालिए और ऊपर माँ सरस्वती का नाम लिखिए, जय माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती को नमन कीजिए। एक बार उन्हें ध्यान दीजिए और ध्यान देकर एक बार उनकी प्रार्थना करके इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पूरी लास्ट तक क्लास को देखना। 100% माँ सरस्वती की कृपा होगी तो इसी क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं, याद हो जाएं। तो इसके लिए आप सभी लोग जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा आप लोग साथ साथ लिखते चलना। मैं लिखने का वैसे भी समय दूंगा, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, उन चीज़ों को कमेंट भी करना, ताकि कमेंट करने से क्या होता है, आप लोग टाइपिंग करते हो तो आपके दिमाग थोड़ा सा और कंसंट्रेट होते हैं चीज़ों को लेकर। तो आप सभी लोग कनेक्टेड होकर उस पढ़ाई करना, ठीक है। तो आप सभी लोग पानी वानी लेकर बैठना, ताकि लंबी क्लास में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर सकें। तो गाइस, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा कोशिश यह रहेगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग ये मत सोचना कि चैप्टर को मैं लिया हूं तो उसमें 2 ही 3 क्वेश्चन कराया हूं। 2-3 क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा चैप्टर मुझे कराने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ना होगा तो बोर्ड एग्जाम के बाद में हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। अभी आपको केवल और केवल बोर्ड एग्जाम को फोकस करना है, जो सामने है उसी को देखना है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, मैं इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 40 में करा चुका हूँ। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक लिखिए। धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन यह है, चल कुंडली धारामापी के धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक लिखिए। सभी लोग लिखिए एक बार ये व्यंजक। तो चल कुंडली धारामापी के धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक, जिन्हें आ रहा है सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चल कुंडली धारामापी के धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक, ठीक है। देखिए, चल कुंडली धारामापी में धारा सुग्राह्यता क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। धारा सुग्राह्यता किसे कहते हैं? देखिए, धारा सुग्राह्यता क्या होती है? कुंडली में प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप उत्पन्न होता है, अगर कुंडली में अगर एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राह्यता, ठीक है। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राह्यता। अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें तो कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धारा सुग्राह्यता कहते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलो, जहां पर भी बैठे हो बोलोगे तो याद रहेगा, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन दिमाग में भर के जाएंगे। क्लास के बाद आपको भी याद रहेगा, लिखोगे तो याद हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। बोलो मेरे साथ कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर
जो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। लिख लेना, इस सेंटेंस को पूरा कर लेना, ठीक है। अब देखिए, धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं। धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं। धारा सुग्राहिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? IS से प्रदर्शित करते हैं। धारा सुग्राहिता IS इज इक्वल टू क्या होता है? धारा सुग्राहिता IS इज इक्वल टू होता है आपका, IS इज इक्वल टू होता है फाई अपान आई। फाई अपान आई। धारा सुग्राहिता IS इज इक्वल टू होता है फाई अपान आई, जहां पर फाई का वैल्यू होता है, फाई का वैल्यू होता है, इसे आप लोग ये भी कह सकते हो NAB अपान सी। आप लोग इससे पहले पढ़े हो कि नहीं ये सभी लोग? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धारा सुग्राहिता चल कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो याद कर लेना, धारा सुग्राहिता इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये डिफिनेशन तो तैयार कर लेना। धारा सुग्राहिता क्या होता है? कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। आसानी से समझना चाहते हो, मेरे अंदाज में सिर्फ सीखना चाहते हो तो सीख लो ना। अगर आप किसी को जड़कर एक तमाचा मार दिए तो उसके बाद जो उसके गाल पर विक्षेप उत्पन्न होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे हो जाएगा, वही आपका धारा सुग्राहिता है। मतलब एकांक धारा या एक तमाचा मारने पर जो भी विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। और धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं। IS इज इक्वल टू होता है फाई अपान आई, या फिर इसे लिख सकते हैं NAB अपान सी। देखिए यहां पर n जो होता है कुंडली में फेरों की संख्या होता है, की संख्या है। ये आपका क्या है? ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है। ये आपका क्षेत्रफल है। B आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। C आपका क्या है? C आपका जो है यहां पर आपका मरोड़ दृढ़ता है। मरोड़ दृढ़ता है, ठीक है। एक बात ध्यान देना आप सभी लोग, जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप कोई भी फार्मूला लिखते हो, फार्मूला के नीचे कौन सा टर्म किसके निरूपित करता है ये आप लोग जरूर लिख दिया करो, क्योंकि ये नंबर डिसाइड करता है। अगर ये लिख दिए हो तो एग्जामिनर के दिमाग में अलग इफेक्ट जाता है। वैसे तो एग्जामिनर को सब कुछ मालूम होता है, फिर भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। कौन सा टर्म क्या निरूपित करता है? मुझे भी मालूम था कि आप सबको NBA मालूम है, फिर भी मैंने यहां पर लिखा। इसी तरह से आपको भी लिखना है, तो नोट कर लीजिए आप लोग धारा सुग्राहिता को। नोट कर लीजिए सभी लोग, एक बार धारा सुग्राहिता को नोट करिए। मैं कहा ना, समझने के लिए भी समय दूंगा, नोट करने के लिए भी समय दूंगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा, क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखना। 2 क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखो मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, ये बात समझना आप सभी लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है, क्षेत्र में लटकाए गए धारावाही लूप पर कार्य करने वाला बल
आघूर्ण क्या होता है? देखिए इसका तो डेरिवेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और हम इससे पहले डेरिवेशन करा चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर सूत्र इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप नीचे जगह छोड़ सकें डेरिवेशन को लिखने के लिए। जो नोट्स आप बना रहे हो उसके नीचे इसका डेरिवेशन भी आपको लिखना है। खोज लेना मेरा लेक्चर, मैं पढ़ाया हूं, इसका डेरिवेशन कराया हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप लटकाया जाता है, उस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ जो होता है वह होता है, आपको मैं बताया था, BINA साइन थीटा। ये मैं आपको बताया था, लेकिन आपको मैं ये आपके लिए बताया था, इसको आपको किसी के बताने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बताया था इसे याद करने का तरीका, बिना साइन थीटा। इस मार्कर को नीचे गिरा दे तो हम लोग अगर भोजपुरी देखा जाए तो वहाँ पर कहते हैं बिन लो, इसे उठा लो। या जैसे ऊन से जब स्वेटर बिना जाता है तो वहाँ पर बिना जाता है, तो बिना साइन थीटा याद रख सकते हो। बिना आपको याद रहेगा और आज भी याद रहेगा, कल भी याद रहेगा। न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो कर लोगे, ठीक है, ये होता है। लेकिन असली इसका फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और यही आपके बुक में दिया होता है और यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। साथ में लिख देना नीचे पर, जहां पर n आपका है, n क्या है? फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। एक आपका क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है? लूप का, ठीक है, लूप का क्षेत्रफल है। बी आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यह आई आपका क्या है? धारा है। इसे लिख देना आप लोग, तो ये लिख दोगे तो क्वेश्चन पूरा बन गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन भी आप लोग जाके देख लेना, नीचे अपने कॉपी के नीचे जगह छोड़ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन भी तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट जितना भी बार कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो ये भी अधिकांश बार पूछ लिया जाता है, आज के लिए भी, कल के लिए भी, आज के लिए भी, कल के लिए भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इस पे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर में, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे साथ साथ में। क्यों न्यूमेरिकल छोड़ेंगे? फार्मूला बता रहे हैं तो न्यूमेरिकल को भी बता देंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप लोग न्यूमेरिकल से डरा मत करिए, जो इतना न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाए, ठीक है। आप इसे नोट करिए एक बार, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन है कि धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है, लेकिन मैं पूरी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? धारामापी को अमीटर में चेंज करना और धारामापी को वोल्ट मीटर में चेंज करना। तो जरा उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं जो पढ़े हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जो शंट लगता है इसमें अमीटर में समांतर क्रम में लगता है या फिर वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में लगता है। किसमें शंट समांतर क्रम में लगता है, अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में? किसके शंट का मान, शंट के प्रतिरोध का मान 0 होता है? ये दोनों चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिए, मैं इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना, ठीक है। सबसे पहले
धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। पहली पॉइंट, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। किसी भी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? देखिए, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम एक शंट का उपयोग करते हैं और उस शंट को धारामापी को अमीटर में धारामापी को अमीटर में चेंज करने के लिए समांतर क्रम में एक शंट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? शंट जोड़ते हैं। ठीक है, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाते हैं। एक बात समझना यहां पर, देखिए बात यहां पर यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपकी, कि धारामापी को जो अमीटर में चेंज करते हैं तो वहां पर एक शंट लगाते हैं। और शंट कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। इस बात को सुनना, समांतर क्रम में शंट को लगाते हैं। किसे लगाते हैं? समांतर क्रम में शंट को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं शंट को? समांतर क्रम में शंट को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में शंट को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस पॉइंट पर हम इतना बल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धारामापी में जो शंट लगता है वह कैसे लगता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो आप याद रखना, धारामापी को जो अमीटर के रूप में चेंज किया जाता है तो उसमें जो शंट लगता है वह आपका समांतर क्रम में लगता है। कैसे लगता है? समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, इस बात को समझ में आई आपको? अब कैसे लगता है शंट, और शंट का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए, ये दोनों चीजें आप समझिए। देखिए, मान लेते हैं कोई ये धारामापी है जी, जिसे आप लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको अगर अमीटर के रूप में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक शंट का उपयोग करेंगे। इस तरह से शंट यस का उपयोग करेंगे। ये आपका शंट है और ये आपका किस में लगा हुआ है? आप इसे बनाना एग्जाम में भी और यहां पर भी। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी देता है। अभी हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे और लास्ट ईयर आपका न्यूमेरिकल ही पूछा गया था। अब इसमें पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अमीटर का काम क्या होता है। अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापना। ठीक है, अब ये धारामापी जो है इसमें इसको हम अमीटर के रूप में चेंज करने के लिए उसमें एक शंट लगाते हैं। शंट समांतर क्रम में लगाते हैं। अब आइए देखिए, इसमें अगर आई धारा बह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आई धारा बह रहा है तो यह आई धारा यहाँ पर आएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो इसमें चला जाएगा आई जी, और एक नीचे आ जाएगा। जो नीचे आएगा उसे आप कह सकते हो आई माइनस आई जी, यानी जो ऊपर जाएगा उसमें से जो बचेगा वही तो नीचे आएगा। बात समझना यहाँ पर, इसमें हम लोग शंट लगाते हैं और यहाँ से आई धारा बह रही है तो धारा यहाँ पर आएगा, आई दो भागों में बटेगा। एक तो आई जी के रूप में इसमें चला जाएगा और एक आई में से जो बचा खुचा होगा इस शंट में से जाएगा। इस बात को समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब बात को समझना आप लोग, समझना बात को। ठीक है, देखिए इसमें जो शंट लगा है ये किस में लगा है? समांतर क्रम में लगा है शंट। और इस शंट का जो प्रतिरोध होता है, शंट का प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है। शंट का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही निम्न होता है। अब हमें यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको इसके लिए, इस शंट के मान के लिए एक फार्मूला डेरिवेट करना है। क्या करना है? फार्मूला डेरिवेट करना है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये फार्मूला बहुत ही आसान होता है। आपको ये मालूम है कि जब कोई भी सर्किट में समांतर क्रम में जुड़ता है तो उस सर्किट में विभवांतर समान होते हैं। क्या होते हैं? विभवांतर समान होता है। किसमें? समांतर क्रम में।
क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में जो है धारा समान होता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। अब कंसेप्ट को समझना आप लोग। देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसमें समांतर क्रम में शंट लग गया है, तो इसमें जो विभवांतर होगा वही विभवांतर यहाँ पर भी होगा, इसमें जो विभवांतर होगा वही विभवांतर यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर कहने का मतलब विभवांतर गैल्वेनोमीटर में, विभवांतर इन जी में जो विभवांतर है वही विभवांतर आपका यस में होना चाहिए ना, दोनों विभवांतर का मान बराबर होना चाहिए। अब जी में विभवांतर क्या है, कैसे ज्ञात करोगे? अब इस जी का जो प्रतिरोध है आपको मालूम है V इक्वल टू होता है आई आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब विभवांतर V इक्वल टू आई आर होता है। जी के लिए देखा जाए इसमें जो बह रही है धारा IG बह रही है, ठीक है, और इसमें जो प्रतिरोध है ये G है, तो IG हो गया इज इक्वल टू, अब इसके लिए देखा जाए इसमें बहने वाली धारा क्या है? I माइनस आई जी, ठीक है। इसमें क्या जो है प्रतिरोध तो यही यस लगा है। अब यहां से आपका एक सूत्र निकल के आता है, शंट यस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी। ये आपका एक फार्मूला निकल के आता है जो आप सभी के लिए याद रखने योग्य है और इसे सभी लोग अभी के अभी याद कर लो। और इस फार्मूले को निकालने में हम लोग कोई पीएचडी का काम नहीं किए हैं, बस वही किए हैं, इसमें भी विभवांतर और इसमें भी विभवांतर समान किए हैं। इसे नोट करिए। तो मैं अभी तुरंत इसी के साथ आपको धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करके दिखाता हूं, चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है। नोट करिए। तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं धारा मापी को यहां पर चेंज करते हैं, ठीक है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना, धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करना, ये है आपका। कैसे चेंज किया जाता है? धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक श्रेणी क्रम में शंट लगाया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में शंट लगाया जाता है। क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में शंट लगाया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको श्रेणी क्रम में शंट लगाया जाता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। ये आपका परिपथ है, यहाँ पर जी आपका धारा मापी लगा है और यहाँ पर हम शंट लगा देते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं? शंट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? शंट लगा देते हैं। और इस शंट का प्रतिरोध क्या है? आपका आर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में विभवांतर भी निकालना है। इसमें बहने वाला धारा क्या है? बहने वाली धारा जो है, इसमें इसके बीच में बहने वाली धारा जो है आपका, यहाँ से वही काम हो रहा है, यहाँ से आपका आई धारा निकल रही है और यहाँ पर निकल जा रही है आई जी धारा। बच रहा है यहाँ पर, सर उसमें तो आप यहाँ पर आई जी निकाले थे, इसमें आप नीचे क्यों आई जी निकाल रहे हो? मैं बता रहा हूँ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आई जी जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर जुड़ा है। तो यहाँ पर बचा क्या? आई में से जो बचेगा आई जी ये इसमें जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो ये शंट लगता है, ये आपका जो शंट लगा है, शंट ये एक तरह का प्रतिरोध होता है। ये शंट जो होता है यह वोल्ट मीटर में लगा
शंट का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। जो वोल्ट मीटर में शंट लगता है उसका प्रतिरोध, लगा शंट का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। बात समझ में आई? जो शंट लगता है, यहाँ पे जो शंट लगता है उसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है, लेकिन इस वोल्ट मीटर में जो शंट लगता है उसका प्रतिरोध हाई होता है, ऊंचा होता है। यहाँ पे जो शंट लगा था वह समांतर क्रम में लगा हुआ था, यहाँ पे जो शंट लगा है ये श्रेणी क्रम में लगा है। इस बात को ध्यान देना, वोल्ट मीटर में जो शंट लगा है वह श्रेणी क्रम में लगा है और यहाँ पर जो शंट लगा था वह समांतर क्रम में लगा हुआ था। अब यहाँ के लिए आपको अगर व्यंजक याद करना है तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू विभवांतर, V इज इक्वल टू इसमें बहने वाला धारा IG इंटू जी प्लस आर, ये हो जाएगा IG इंटू जी प्लस आर। आपको R का वैल्यू ज्ञात करना है कि शंट कितने प्रतिरोध का लगा है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान IG माइनस जी, ये R का वैल्यू हो जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें जो शंट लगता है ये श्रेणी क्रम में लगता है और उसका वैल्यू बहुत ही हाई होता है, हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, इसे याद रखने के लिए हम जब पढ़ रहे थे तो कैसे याद रखे थे, कंफ्यूजन हो जाता है ना हमेशा हमेशा, तो हम ऐसे याद रखे थे कि ये हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज का मतलब इसमें जो शंट लगता है उसका प्रतिरोध हाई होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोगे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अभी इसका एक और कंसेप्ट है कि जब ये किसी परिपथ में, अमीटर कभी किसी परिपथ में जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है या समांतर क्रम में जुड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वोल्ट मीटर जब किसी परिपथ में जुड़ता है तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है या समांतर क्रम में जुड़ता है, ये आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अमीटर कहाँ पे लगा होता है, लगा होता है ना आपके ट्रांसफार्मर में, तो आपका वोल्ट मीटर लगा होता है। ट्रांसफार्मर में जो स्टेबलाइजर में, सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, स्टेबलाइजर में आपका वोल्ट मीटर लगा होता है। तो वह वोल्ट मीटर कैसे लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है या समांतर क्रम में लगा होता है, ये एग्जामिनर भी पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में, और ये बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आगे चल के आप लोगों को कुछ करना होना है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बता देना। मैं नहीं बताने वाला हूँ कि ये अमीटर आपका श्रेणी क्रम में लगा होता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होता है, ये मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन सा श्रेणी क्रम में लगता है, कौन सा समांतर क्रम में लगता है परिपथ में, और दोनों में जो शंट लगता है वह आपका धारा मापी को अगर वोल्ट मीटर के रूप में चेंज करना है तो शंट श्रेणी क्रम में लगाएंगे, धारा मापी को अगर अमीटर के रूप में चेंज करना है तो शंट समांतर क्रम में लगाएंगे। ये दोनों चीजें आप लोग नोट करिए, बहुत ही बड़ी चीज आप लोग सीखे हो आज। अब इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल है, करा देने दो, 2020 में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से न्यूमेरिकल पूछ लिया करते हैं, क्वेश्चन ना पूछकर न्यूमेरिकल पूछ लिया करता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, आसानी से कर लेंगे न्यूमेरिकल। अभी हम आपको करा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, रब कर रहे हैं, इसे लिख लो आप सभी लोग, पहले लंबा लिखना है, लिख लो। हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम पूछता तो आपको परिपथ बनाकर ही लगाना है, क्योंकि अच्छा रहेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, रब कर लें। बहुत ही बड़ी चीज आप लोग सीखे हो, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, मैं देखा हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, जरा बताइए। सभी लोग ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं, करीब 20-22 लोग, 15-20 लोग तो जुड़ ही चुके हैं। अभी बहुत से लोगों की कापी चेक करनी है मुझे, अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स की कापी चेक करनी है। कुछ लोग तो कापी को भेज कर भूल गए, वो लोग जो पूछ देता है सर मेरा नंबर नहीं बताए, उनकी कापी ऊपर आ जाती है और चेक कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों की भी तैयारी अच्छी नहीं है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, अब तो जितना ये मैं तीसरा मैराथन रखा हूँ, शायद तीसरा या चौथा मैराथन होगा, करीब 80 क्वेश्चन, नहीं 40, 20, 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये 80 के ऊपर मैं करा रहा हूँ, अभी भी फर्स्ट फिजिक्स के ही क्वेश्चन हैं। बताइए, मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई चीज़। बात ये है, मैं चाहता तो अभी इस चैप्टर को कभी छोड़ दिया होता, नहीं बताया होता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन तो पूछेगा,
अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नंबर कट जाएगा। तो जितना पढ़ो पूरा पढ़ो, मेरा उद्देश्य यह होता है। कम, हम जितना भी मैं पढ़ाया हूँ पूरा पढ़ाया हूँ। मैं ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट है और छोड़ दिया हूँ, ये दिखाने के लिए मैं कल सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूँ। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं सिलेबस कितना कंप्लीट किया हूँ। मुझे यह है कि मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे से जितने लोग पढ़े हैं, डीपीपी सॉल्व किए हैं, मैं उनसे करना चाहता हूँ, बातें कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो हमसे पढ़े हैं और जो मेरा डीपीपी सॉल्व किए हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। लेकिन ईमानदारी के साथ में अगर डीपीपी सॉल्व किए होंगे तो, और हमसे पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। और उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ही नहीं। डीपीपी में मैं इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ, इतना लिखवा दिया हूँ। करीब हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मुझे भेजा करते हैं डीपीपी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ, इतना लिखवा दिया हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, याद करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक धारामापी है, क्या है? एक धारामापी का प्रतिरोध 5 क्या है? 5 ओम है। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है? 5 ओम है। एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है। इसमें अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा मापा जा सकता है। इससे यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की, ये मतलब एम्पियर हो जाए, ठीक है, की धारा माप सकता है। कितना माप सकता है? 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पियर की धारा मापने वाले अमीटर में चेंज करने के लिए कितना प्रतिरोध लगाना होगा? इस यंत्र को 6 एम्पियर धारा मापने वाली अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कितना ओम, कितना परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का शंट लगाना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि एक धारामापी है जो कि 5 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। धारामापी कितने ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है? 5 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस धारामापी को हमें 6 एम्पियर, वैसे तो प्रारंभिक रूप में यह 1.5 एम्पियर की धारा माप रहा है, ठीक है, 1.5 एम्पियर की धारा माप रहा है, लेकिन इसे हमें 6 एम्पियर वाले प्रतिरोध में चेंज करना है। सॉरी, बात समझना आप लोग। यहाँ पर एक धारामापी है, धारामापी पहले तो 1.5 एम्पियर धारा माप रहा है, उसको हमें चेंज करना है 6 एम्पियर धारा मापने वाले एमीटर के रूप में। तो हमें वहाँ पर कितने ओम का शंट लगाना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपके दिमाग में वो नहीं चल रहा होगा कैसे लगाएंगे। देखो, अगर अमीटर वाली बात हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने का तरीका आपको मिल जाए, ठीक है। देखो, अगर अमीटर वाली बात है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? अमीटर का लगेगा। बात को समझना, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ सकते हो कि अमीटर की बात है तो फार्मूला अमीटर वाला लगेगा। कौन सा लगेगा भाई साहब? फार्मूला अमीटर वाला लगेगा। अमीटर में फार्मूला आपको क्या मैंने सिखाया था? फार्मूला में आपको अमीटर में सिखाया था आई जी इज इक्वल टू यस, सॉरी, फार्मूला अमीटर में आपको क्या मैं बताया था? ये वाला फार्मूला बताया था या नहीं बताया था? अभी मैंने आपको अमीटर में धारा फार्मूला कौन सा बताया था? अमीटर में आप सभी को मैं फार्मूला जो बताया था, ये आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी
इंटू यस, ये फार्मूला बताया था। यही तो फार्मूला बताया था आपको कि आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू यस। ठीक है, यस आपका शंट का प्रतिरोध है। इसको मैंने इस तरह से भी लिख दिया था, यस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी, इसको इस तरह से लिख दिया था और यहाँ पे जी गुणा किया था मैंने, ये भी कर दिया था, हमने कर दिया था ना। यही तो फार्मूला मैं आपको बताया था कि ये फार्मूला होता है अमीटर से धारा को मापने के लिए। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमीटर में चेंज करने के लिए आपको कितने ओम का जो है शंट लगाना होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करने का 4 तरीका। सबसे पहले क्या, कलेक्शन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसका कलेक्शन करेंगे। सेकेंड तौर पर क्या करेंगे, कलेक्शन करने के बाद फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे। वैसे तो मैं पहले ही फार्मूला आपको बता दिया, लेकिन फार्मूला का सिलेक्शन करते हैं। फार्मूला सिलेक्शन करके यूनिट करेक्शन करते हैं, यानी जो मात्रक दिया है उसका यूनिट करेक्शन करते हैं। लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताया हूं कैलकुलेशन होता है। ये 4 स्टेप होता है। एक बार सभी लोग अपने से इसे ट्राई करें तब हम इसको बताएंगे। ठीक है, फार्मूला भी मैं बता दिया हूं और आपको बस केवल और केवल इसमें यह पहचानना है कि फार्मूले में कौन सा वैल्यू किसका दिया है, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब आपको यहां पर अगर देखा जाए तो कौन कौन सा वैल्यू दिया है। एक धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध मतलब किसका प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध। धारामापी को गैल्वेनोमीटर से कहा जाता है और धारामापी का प्रतिरोध दिया है 5 ओम। यह आपका धारामापी का प्रतिरोध दिया है। ठीक है, यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। अधिकतम कितना धारा माप सकता है, 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। कितना माप सकता है, 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। मतलब Ig का वैल्यू दिया है, Ig का वैल्यू दिया है आपका 1.5 एम्पियर, इसकी धारा माप सकता है। और हमें मापना कितना है, आई का वैल्यू। जो देखो यहां पर दिमाग में रख लो, जो अधिकतम वैल्यू दिया होता है वह आई होता है और जो न्यूनतम वैल्यू दिया होता है इस क्वेश्चन में उसको हम Ig मानते हैं। तो मुझे मापना कितना है, 6 एम्पियर। हमें तो 6 एम्पियर मापना है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आपको दिया है यहां पर 5 ओम, ये दिया है ना धारामापी का प्रतिरोध। ठीक है, यह आपको अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा मापता है। Ig का वैल्यू दिया है 1.5 एम्पियर और इसे हमें चेंज करना है कितने, 6 एम्पियर की धारा मापने वाले अमीटर में। तो इसे 6 एम्पियर की धारा मापने वाले अमीटर में चेंज करेंगे तो आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 एम्पियर होना चाहिए। तो यहां पर यस का वैल्यू पूछा है कि शंट कितना लगाना चाहिए, ये आपसे पूछा है, वाट है, वाट मतलब वाट है। इसे लगाने के लिए इसी फार्मूले में वैल्यू रखना है। Ig का वैल्यू क्या है, 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस 1.5 हो जाएगा, 6 माइनस 1.5 हो जाएगा। G का वैल्यू आपके सामने है 5। ठीक है, और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो यस का वैल्यू आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 1.5 अपान 6 में से अगर 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4.5, यही बचेगा ना, 5। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, 4.5 बचेगा। ठीक है, इंटू 5 ये हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 15 अपान 45 इंटू 5। अब देखिए ये 5 9 45 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 अपान 9, ये हो जाएगा 15 अपान 9, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15 अपान 3 तिहाई 9। ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू आएगा, इस यस का वैल्यू आएगा। यानी हमें क्या है, 5/3 ओम का शंट लगाना होगा।
रखना होगा समांतर क्रम में। चूंकि अमीटर में चेंज करना है तो इसे समांतर क्रम में लगाना होगा। ये आपका आंसर है और आपको ऐसे आंसर लिखना है। आंसर रेड पेन से लिखना है, सॉरी रेड नहीं, काली मोटी पेन से बोर्ड एग्जाम लिखना है कि हमें 5/3 ओम का शंट लगाना होगा, वो भी समांतर क्रम में। लिख लो इसे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल समझ में आया ना? देखो अगर समय रहता तो मैं न्यूमेरिकल को करा देता, समझा भी देता, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए अब तो समय ही नहीं बचा है। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, आप सभी लोग इसे ट्राई करना, ठीक है, करोगे ना ट्राई अपने से। और ये चौथा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो चुका है अभी तक? 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन है शायद, 5वां क्वेश्चन है ना? कौन सा क्वेश्चन है बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? 5वां ना? हाँ शायद 5वां ही क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को लिखिए। और ये 5वां क्वेश्चन है, तो आपको मैं 6वां क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए। 6वां क्वेश्चन हम बोल रहा हूं, एक बार सभी लोग लिखिए। 99 ओम प्रतिरोध का एक चल कुंडली धारा मापी है, जिसे मुख्य धारा से 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, इसे करा ही देते हैं क्लास में, ठीक है, इजी है, बस फार्मूले पर रखना है, ठीक है। ये 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी है। 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी है। 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी है। क्या है? 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी है में मुख्य धारा से 10% भेजने के लिए, मुख्य धारा से 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। धारा मापी में मुख्य धारा से 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि 99 ओम प्रतिरोध का एक चल कुंडली धारा मापी है। पढ़िए ध्यान से आप सभी लोग। 99 ओम प्रतिरोध का एक चल कुंडली धारा मापी है, जिसमें मुख्य धारा से 10% भेजना है। अब परसेंटेज देखकर आप लोगों को समस्या होने लगी होगी, ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चन आसान है, आसानी से आ जाएगा, इतना विश्वास रखना आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन? देखो, 99 ओम प्रतिरोध का एक चल कुंडली धारा मापी है, जिसमें हमें मुख्य धारा से 10% केवल धारा भेजना है। अब जरा सोचो, मुख्य धारा से 10% धारा भेजना है, तो IG का वैल्यू दिया है या फिर I का वैल्यू दिया है? सोचो अपने दिमाग में, और जिन्हें आ रहा है कमेंट करें अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। 10% मुझे भेजना है, तो आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यानपूर्वक, आइए सभी लोग इसे लगाते हैं। इसे देखिए, एक चल कुंडली धारा मापी है जिसका प्रतिरोध दिया है, मतलब ये प्रतिरोध किसका दिया है? चल कुंडली धारा मापी का, मतलब गैल्वेनोमीटर का। कितना है? 99 ओम। गैल्वेनोमीटर का ये प्रतिरोध दिया है 99 ओम, ठीक है।
ये चलकुंडली धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया है। यह मुख्य धारा के 10% में भेजना है, यानी मुख्य धारा आपका क्या है, आई है IG, ठीक है। IG आपका मुख्य धारा है, क्या है, मुख्य धारा है, क्या है आपका IG है। और ये IG का वैल्यू कितना होना चाहिए, I का 10% होना चाहिए। 10% का मतलब 10/100, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है। मतलब IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, I/10 ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात को। G का वैल्यू कितना है, 99 ओम, और IG का वैल्यू क्या है, I/10। IG का वैल्यू क्या है, I/10, ठीक है। ये है आपके सामने। अब हमें इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक शंट का मान ज्ञात करना है। अभी हमने आपको शंट वाला फार्मूला सिखाया था, होता है S = IG/I-IG इंटू कैपिटल G, ये होता है। अब इसमें IG का वैल्यू क्या है, I/10, S = I/10। नीचे देखिए I माइनस, यहाँ पर IG का वैल्यू क्या है, I/10 इंटू G, ये होता है। अब यस का वैल्यू देखिए क्या होता है, I/10/9, यहाँ पर ये 10 में से 9 घट जाएगा तो 9I/10 हो जाएगा। ये I/10 से कट जाएगा, ये वैल्यू आएगा आपका यस का G/9, ठीक है, G/9। अभी आप ये देखिए G का वैल्यू ये तो 99 दिया है, तो यस का वैल्यू कितना आएगा, 99/9 यानी 11 आएगा। यस का वैल्यू 11 आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, यस का वैल्यू 11 आएगा। और तो नीचे आंसर में लिखेंगे आवश्यक शंट का मान 11 ओम होगा। आवश्यक शंट का मान कितना होगा, 11 ओम होगा, ठीक है। ये लिखेंगे, नोट करिए आप सभी लोग इसे। ठीक है, नोट करिए। और इस चैप्टर से ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि नमन कोण या फिर नति कोण किसे कहते हैं, किसे आप क्या समझते हैं, नमन कोण या नति कोण से आप क्या समझते हैं। नमन कोण या नति कोण से आप क्या समझते हैं, जरा बताइए। देखिए नमन कोण नति कोण क्या होता है, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय यामोत्तर होता है, यामोत्तर, डिफिनेशन को समझना साथ साथ में, किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय यामोत्तर होता है, चुंबकीय यामोत्तर जो होता है, चुंबकीय यामोत्तर, ये सही लिखा है ना, यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर जो होता है
यह जो चुंबकीय यामोत्तर होता है इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। मान लीजिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई देखिए, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष के क्षैतिज दिशा के साथ अक्ष के क्षैतिज दिशा के साथ में जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ नहीं आया यहाँ पर। किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई जो क्षैतिज के साथ में, जो अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नति कोण या फिर नमन कोण। बात समझ में आई? किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई जो क्षैतिज के साथ में या अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है उसी कोण को कहते हैं नमन कोण या फिर नति कोण। किसी भी स्थान में, किसी भी चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कोई चुंबकीय सुई है, वह जो देखिए ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई जो होगा वह जो क्षैतिज के साथ में या अक्ष के साथ में जो भी कोण बनाएगा, जो भी एंगल बनाएगा उसी एंगल को कहेंगे क्या? नमन कोण कहेंगे या फिर नति कोण कहेंगे। बोलिए, समझ में आया आपको? नति कोण या नमन कोण। एक होता है दिक्पात कोण, ठीक है, क्या होता है? दिक्पात कोण, इसे भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? देखिए यहां पर जो चुंबकीय यामोत्तर है और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। बात समझना, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को ये दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के, सबसे बड़ी बात, के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। लिख लेना सभी लोग। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के जो न्यून कोण होता है उसे कहते हैं दिक्पात कोण। लिखिए आप सभी लोग इसे। ठीक है, लिखिए आप सभी लोग। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दरअसल एक
एग्जाम में दे रहा था वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, या दिक्पात कोण क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो वहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पर खेला जो किया था न्यून कोण और अधिक कोण में किया था। तो इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर न्यून कोण होता है और मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, मैं पहला ही ऑप्शन मार दिया था, फर्स्ट ऑप्शन मार दिया था जो कि गलत था, जिसमें वो दिया था अधिक कोण। और एग्जामिनर अधिकांश यही करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पहला ऑप्शन वही रखता है जो आप लोग बिना पढ़े मार देते हो। हमने ये पढ़ा कि भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, वहाँ पर मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि न्यून कोण कहते हैं या अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो न्यून कोण होता है उसे कहते हैं। अब मुझे तो ये बताने की जरूरत नहीं है न्यून कोण किसे कहा जाता है, एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं इस चैप्टर से, लेकिन फिलहाल मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिट अप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्लास लंबी चल रही है, चलेगी। बोलिए याद हो रहा है कि ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर, ऐसे कर लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को इसलिए भूचुंबकत्व के अवयवों के बीच में आपस में संबंध लिखिए। भूचुंबकत्व के अवयवों के मध्य संबंध लिखिए। भूचुंबकत्व के अवयवों के मध्य संबंध लिखिए। भूचुंबकत्व के अवयवों के मध्य संबंध लिखिए, ये क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पर 2-3 फार्मूला आपको बता रहा हूँ, 2-3 फार्मूला जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। फार्मूला के बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए भूचुंबकत्व के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए चुंबकी जो होता है, चुंबक के 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य संबंध क्या होता है, ये आपको लिखना है। किसको किसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चुंबक के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य क्या संबंध होता है, ये आप सभी लोग कमेंट करें एक बार। देखिए किसी भी चुंबक के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य संबंध, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। चुंबक के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य संबंध क्या होता है, V = H tan थीटा। यहां पर V क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर घटक है, और H क्या है आपका, क्षैतिज घटक है। V आपका ऊर्ध्वाधर घटक है और H आपका क्षैतिज घटक है। तो यहां पर आपका क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य संबंध क्या होता है, V = tan थीटा। इसे याद रखना, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी पर। ठीक है, अभी इसी पर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V = H tan थीटा। इस H को इस साइड लाएं, V = tan थीटा, और थीटा = यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स V/H। थीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स V/H। इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। थीटा = tan इनवर्स V/H। अब क्या होता है VH, इसे कैसे याद रखोगे, देखो एग्जाम में क्या होता है, आप आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, तो वहां पर अगर ये पूछ लिया क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य में संबंध, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, tan थीटा = VH। अब VH कैसे याद रखोगे, देखिए जब आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर वाइस चांसलर होते हैं, VC
सी होते हैं। तो हमें बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हमें मानना है। सी की यहाँ पर हमें एच लिख लेना है। तो वी एच इज इक्वल टू टेन थीटा याद करने का ट्रिक जो कि मैं यूज करता हूँ। देखिए बी सी जो होते हैं वाइस चांसलर होते हैं, और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जीके का क्वेश्चन है, वह चांसलर होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह सरकार के द्वारा नियुक्त ही किया जाता है, प्रोफेसर होते हैं, वो वाइस चांसलर होते हैं। और चांसलर जो होते हैं वह आपके राज्यपाल होते हैं। अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटी होता है तो चांसलर राष्ट्रपति होते हैं। इस बात को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपान एच होता है। VC से याद रख सकते हैं, इसे आसानी से लिख लो इसे। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो टेन थीटा है, ये थीटा क्या कहा जाता है? ये थीटा आपका नति कोण होता है। इस थीटा को क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसी फार्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है आपके लिए? न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और मैं ये डीपीपी में भी दिया था, एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है आपका? एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है, 0.3 गॉस है। एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है? 0.3 गॉस है। तथा नति कोण 60 अंश है, तथा नति कोण 60 अंश है। नति कोण कितना है? 60 अंश है नति कोण। एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना है? 0.3 गॉस है, और नति कोण 60 अंश है। तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा क्षैतिज घटक भी ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक दिया है आपका, यहाँ पर 0.3 गॉस है। कितना है? 0.3 गॉस है। नति कोण 60 अंश है, नति कोण 60 अंश है। तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। देखिए संपूर्ण तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करने के लिए B इज इक्वल होता है अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। B इज इक्वल टू अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ये होता है संपूर्ण तीव्रता। B इज इक्वल टू BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये संपूर्ण तीव्रता होता है। B इज इक्वल टू अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये संपूर्ण तीव्रता होता है। BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये क्या होता है? संपूर्ण तीव्रता होता है। BH क्या है? आपका क्षैतिज घटक है। BV क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है। आपके सामने क्षैतिज घटक तो दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं दिया है। तो आपके पास फार्मूला है ना, क्या है फार्मूला आपका? tan थीटा इज इक्वल टू V अपान एच। यहाँ से ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक होता है। V मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, H मतलब क्षैतिज। ये आपका VH जिसे हम लोग VC के नाम से याद करते हैं, तो V अपान एच इज इक्वल टू tan थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H tan थीटा, H tan थीटा। अब देखिए आपका
v इज इक्वल टू एच का मान कितना दिया है 0.3 गॉस, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या दिया है 60 अंश, नतिकोण दिया है ना 60 अंश, तो यहाँ पे रखेंगे v इज इक्वल टू 0.3 गॉस इंटू टेन 60, ये लिखेंगे। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ये होता है ना। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 इंटू √3, ये हो जाएगा। ये आपका टेन 60 का वैल्यू होगा 0.3 इंटू √3, ये होता है आपका। और ये टेन 60 का वैल्यू होता है, ठीक है, ये इतना गॉस होगा, इतना गॉस होगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू क्या होता है 0.3 इंटू 1.732, और इसका वैल्यू होता है 0.3 इंटू 1.732 का वैल्यू होता है 0.5196, 0.5196। ये कोई जादू नहीं है कि मुझे इसका वैल्यू देखते देखते बता दिया, मुझे याद है, ठीक है। आप इसके चक्कर मत पड़ना, आप इसे सॉल्व कर लेना, इतना ही वैल्यू होता है 0.5196, ठीक है, 5196, ये वैल्यू होता है किसका, इतना गॉस, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल आपके सामने दिया है 0.3 और वर्टिकल आपके पास हो जाएगा 0.5196, ठीक है, 0.5196। अब आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करना है, तो b का वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट लिखेंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कितना है 0.3 का स्क्वायर, वर्टिकल कितना है, अब 0.5196। अगर आपको अपने सर को पिटवाना है, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं पाना है, तो इसे रखकर आप वर्क कर लेना। अगर पाना है नंबर तो आप सीधे सीधे करना 0.5 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है आप सभी के पास। सॉल्व करके सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो हम भी बता देते हैं, 0.6 गॉस, ये आपका संपूर्ण तीव्रता आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2020 में ही पूछा गया था, सॉल्व करा दिया मैंने, नोट कर लीजिए यार सभी लोग। 10 क्वेश्चन हो गए हैं और आपके 1 घंटे भी हो चुके हैं, फिर भी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, उसको हमें कराने हैं और हम कराऊंगा। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे, क्वेश्चन में कुछ नहीं करता है यहाँ पर, आपको हॉरिजॉन्टल देकर वर्टिकल पूछ देता है, वर्टिकल और देकर हॉरिजॉन्टल पूछ लेता है, तो कभी कभी ये दोनों देकर आपका ये थीटा नति कोण पूछ लेता है। तो इसमें से 3 में से आपको 2 चीज़ें दिया रहेंगी, तो तीसरी चीज़ आप आसानी से ज्ञात करोगे। एक और अजूबा कर सकता है, संपूर्ण तीव्रता पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है संपूर्ण तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कर लोगे आप लोग, ठीक है, कर लोगे, कर ले जाओगे आप लोग एकदम आसानी से, ठीक है, एकदम आसानी से कर ले जाओगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। कर ले जाओगे इससे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकशीलता चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तीनों एक साथ कर लेते हैं या अलग अलग करेंगे, चलिए तीनों एक साथ कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं, नहीं अलग अलग ही करेंगे, अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, अपेक्षिक
चुंबकशीलता क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? देखिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है वो आपके चुंबकशीलता म्यू और निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता और पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। जैसे आपका म्यू आर इज इक्वल टू होता है, निर्वात में चुंबकशीलता क्या है? पदार्थ में चुंबकशीलता क्या है? म्यू है, और निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट है। तो इसके अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब यहाँ पर एक चीज लिखना आप लोग, ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर होता है, म्यू आर, इसका वैल्यू अगर 1 से कम हो जाता है, 1 से कम हो जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से कम हो जाता है तो ये किसके लिए होता है? प्रति चुंबकीय के लिए होता है। याद रखना आप सभी लोग, आपेक्षिक चुंबकशीलता का वैल्यू अगर 1 से कम होगा, 1 से कम का मतलब 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ये सभी 1 से कम है। तो ये 1 से कम होता है तो इसका वैल्यू प्रति चुंबकीय के लिए होता है। अगर वहीं पर आपको इसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाता है, म्यू आर का वैल्यू 1 से अधिक हो जाता है, तो ये किसके लिए होगा? ये अनुचुंबकीय के लिए होगा। इसका वैल्यू अगर 1 से अधिक होगा तो यह अनुचुंबकीय के लिए होगा। यहीं पर इसका वैल्यू म्यू आर का वैल्यू 1 से काफ़ी अधिक होगा, जैसे 15-20 हो सकता है, तो यह आपका लौह चुंबकीय के लिए होता है। इसका वैल्यू अगर 1 से काफ़ी अधिक होता है तो यह किसके लिए होता है? लौह चुंबकीय के लिए होता है। तो एक बार और समझेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात के रेशियो को क्या कहते हैं? पदार्थ की चुंबकशीलता या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपान म्यू नॉट, और इस म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से कम है तो वह प्रति चुंबकीय के लिए होगा, अगर 1 से अधिक है तो वह किसके लिए होगा? अनुचुंबकीय। अ से अधिक, अ से अनुचुंबकीय, याद करने की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक बैठ सकता है। अ से अनुचुंबकीय, अ से अधिक, तो इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा तो किसके लिए होगा? अनुचुंबकीय के लिए होगा। समझना जरा, अगर 1 से अधिक होगा तो अ से अधिक, अ से 1, ठीक है, 1 से अधिक तो यह अनुचुंबकीय के लिए होगा। अगर लौह चुंबकीय होगा तो लोहा से तो कोई मैटर ही नहीं, लोहा के लिए इसका वैल्यू बहुत ही अधिक होता है, 1 से काफ़ी अधिक होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट करिए इसे आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लिया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, और ये होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में सभी इसका आंसर लिखेंगे। हेरनी अपान मीटर किसका मात्रक है?
किसका मात्रक है? हिरनी अपान मीटर किसका मात्रक है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो इसका सही जवाब किसका मात्रक है? हिरनी अपान मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हिरनी अपान मीटर किसका मात्रक है? और जिसका यह मात्रक है उसका अन्य कोई मात्रक होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़ लिए, अब हम लोग चुंबकशीलता किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकशीलता किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या था? निर्वात में चुंबकशीलता और पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहे थे? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता किसे कहते हैं ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। चुंबकशीलता किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है चुंबकशीलता। हाँ, और इसका वैल्यू हिरनी प्रति मीटर किसका मात्रक है ये अभी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। चुंबकशीलता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि चुंबकशीलता क्या है। देखिए, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर जो है, किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण B और अंदर चुंबकीय प्रेरण B तथा किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण, किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात की। देखिए, किसी भी पदार्थ के अंदर की चुंबकीय प्रेरण, देखिए कोई भी पदार्थ है यहाँ पर, बस बात को समझना, ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर की चुंबकीय प्रेरण जो B है वह, और इसके बाहर एक तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है H, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं चुंबकशीलता। फिर से समझना, किसी भी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण B तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। और चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी भी पदार्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो जाएगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहेंगे? चुंबकशीलता कहेंगे। चुंबकशीलता कहेंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र B और H के अनुपात को चुंबकशीलता कहेंगे। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर एम्पियर। वेबर प्रति मीटर एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर एम्पियर इसका मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर एम्पियर इसका मात्रक होता है, या फिर इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक ये भी हो सकता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, इसका मात्रक यह भी हो सकता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की अपेक्षाकृत अधिक होता है या कम होता है?
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होता है या स्टील की चुंबकशीलता अधिक होता है। तो याद रखना, नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता होता है वह आपका स्टील के चुंबकशीलता से अधिक होता है। नर्म लोहे का जो चुंबकशीलता होता है वह स्टील की चुंबकशीलता से अधिक होता है। एक और प्रश्न है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या है प्रश्न? चुंबकीय प्रवृत्ति। और एक और प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय प्रवृत्ति। ये क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे काइयम से प्रदर्शित किया जाता है, ये ना, ये काइयम जो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे क्या, ये क्या है? ये आपके सामने है प्रश्न। इसको मैं नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, इसे रट लेना आप लोग, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति तथा म्यू आर, निर्वात की चुंबकशीलता के मध्य संबंध क्या होता है? ये भी क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू आर के मध्य संबंध। संबंध क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काइयम, ये होता है संबंध। इसे भी याद कर लेना। और मैं सोच रहा हूँ इस आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि इसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जहाँ पर लेंज का नियम और ये सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण, जो कि फिजिक्स की जान है। और यहाँ से करते हुए हम सीधे सीधे चले जाएंगे सेकेंड फिजिक्स में। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। 15 क्वेश्चन ही आज के लिए रहेगा। तो आप में से सभी स्टूडेंट कंसंट्रेशन के साथ में अभी तक जो देखे हैं, मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपके धारा मीटर वाले से भी क्वेश्चन बनेगा और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को नमन करें। जय माँ सरस्वती नीचे लिखें, कापी पर भी, कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, ठीक है। और माँ सरस्वती को एक बार वंदन करके क्लास को हम बंद करते हैं। आप लोग भी बंद कीजिए और सभी चीज़ों को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए जो ऊपर से अभी तक आप लोग पढ़े हो। और काफ़ी न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप लोग किए हो। और मैं चाहता तो न्यूमेरिकल ना कराकर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकता था, लेकिन न्यूमेरिकल भी जरूरी है और क्वेश्चन उतना ही कराया जाए जितना आपके दिमाग पर चल सके। ज़्यादा करा दूंगा, एक दिन 40 करा दिया था तो कुछ स्टूडेंट हमसे कहने लगे सर ज़्यादा हो गया। एग्जाम का टाइम आ चुका है, क्वेश्चन ज़्यादा करा सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कैपेसिटी कम है तो क्या कर सकता हूँ मैं। उतना ही कराना पड़ेगा जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सकें। उतना ही खाना अच्छा होता है जितना आपसे पच सके। फिर ले लेंगे 1-2 दिन बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।